नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने मूल अधिकारों में समानता के अधिकार की आपसे चर्चा की थी। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है उस पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 में संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। अब 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें ब्रजभूषण केस 1950 के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें सम्मिलित कर ली गई। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें सम्मिलित है। मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक था और अपना लेख तथा वचन न्यायालय, अवमानना, शिष्टाचार या सदाचार पर आपात स्थिति और राज्य की सुरक्षा के हित में ही उसे सीमित किया जा सकता था। संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया और अब राज्य जिन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है वो है राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, न्यायालय, अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबंध लगा दिया गया। अब यदि कोई व्यक्ति भारत राज्य से उसके किसी भाग को अलग करने का प्रचार करे तो राज्य के द्वारा उनकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। 1975 में आपातकाल में प्रेस द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों के कार्यवाहियों को प्रकाशन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता है और राज्य के द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उन्नीस में टाटा प्रेस केस में विज्ञापन की स्वतंत्रता को भी मान्यता दी गई। जून 1988 में मुंबई उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर भी लागू किया। जैन वर्सेज क्रिकेट एसोसिएशन के 1993 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 फरवरी 1995 के ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार सम्मिलित है। खेलकूद गतिविधियों के प्रसारण का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। भारतीय आकाश पर राज्य को एकाधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य एजेंसियों के प्रसारण अधिकार की कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई। 2008 के फिल्म फेस्टिवल केस में फिल्म निर्माण का अधिकार इसमें सम्मिलित किया गया विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। 2009 में नवीन जिंदल के केस में झंडा फहराने का अधिकार भी इसमें आ गया। तो उपयुक्त विस्तार का लाभ आम जनता को तभी मिल पाएगा जब संसद संविधान में संशोधन कर इन्हें अनुच्छेद 19(1) के खंड क में सम्मिलित करेगी। अनुच्छेद 19(2) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की बात करता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 51 के खंड 2 में निम्न प्रावधान जोड़े गए: लोक व्यवस्था, अपराध, उद्दीपन व विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा अनुच्छेद 19(2) में एकता और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो ये था पहला जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो न्यायालय के द्वारा अपने से अलग अलग निर्णयों के द्वारा उसमें और विस्तार किया गया। दूसरी जो स्वतंत्रता है वो है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। कि संविधान हमें ये अधिकार देता है कि जुलूस व प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा सकता है, लेकिन यह सीमित है। राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तीसरी स्वतंत्रता है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता।
कि प्रतिबंधों के अधीन राज्य साधारण जनता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगा सकता है। स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करें। चौथा है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और SC/ST के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है कि हम भारत राज्य के क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन राज्य सामान्य जनता के हित में और SC/ST के हित में इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। पांचवी स्वतंत्रता है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी हम निवास कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार SC/ST के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकती है उनके हितों की रक्षा के लिए। और छठी स्वतंत्रता है वृत्ति, उपाजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति अपनी जीविका के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, तो उसके लिए उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन राज्य जनता के हित में स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है या किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में भी ले सकता है। यह स्वतंत्रता है, लेकिन ये असीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 1997 के निर्णय में कहा कि टेलीफोन टेपिंग, जो कि गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है, इसलिए राज्य के द्वारा टेलीफोन टेपिंग का उस समय तक आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक न हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर 1997 के निर्णय में कहा कि बंद गैर कानूनी है, क्योंकि बंद से सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है, वह जनजीवन ठप कर दिया जाता है। तो ये तो हमने आपको स्वतंत्रताओं के ऊपर बात की। अब है आर्टिकल 20 में अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। आर्टिकल 20 कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, यानी कि जो कानून समय लागू उसका उल्लंघन नहीं किया हो तब तक उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने उद्देश्य से अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 के खंड 1 एक्स पोस्ट फैक्ट टू लॉ, इसमें कहा है कि अपराध के समय प्रचलित विधि के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, नवीन विधि के अनुसार नहीं। अनुच्छेद 20 के खंड 2 में दोहरे दंड का निषेध किया गया है कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार ही सजा दी जाएगी, लेकिन दोहरे दंड में सरकारी विभागीय कार्यवाही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 20 के खंड 3 में ये कहा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट। इसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2010 के केस में निर्णय दिया कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट भी केवल संवेदनशील केस हेतु ही दी जाएगी। फिर आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21। ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल और सबसे ज़्यादा विवाद भी इसी आर्टिकल पर हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। जीवन के अधिकार में किसका? आवास का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। जीवन
जीवन का इसमें परिभाषा बताई। जीवन का अर्थ है जानवर जैसा जीवन नहीं, बल्कि गरिमामयी व सम्मानपूर्वक जीवन है। इसलिए जीवन में आजीविका, चिकित्सा सहायता, सुविधा, शुद्ध हवा, पानी, अंगों का अधिकार। अनिल यादव वर्सेज बिहार के जो आँख फोड़ कांड है उससे में इसने निर्णय दिया था। इसमें मृत्युदंड का थोड़ा सा अंतर है। ये जगमोहन मिशन वर्सेज उत्तर प्रदेश की, इसमें सोने का अधिकार खड़क सिंह वर्सेज मध्य प्रदेश के केस में ये कहा कि सोने का अधिकार भी व्यक्ति को है, क्योंकि और जेल में न्यूनतम सुविधाएं जैसे करवट लेना, काल कोठरी में 7 दिन से ज़्यादा नहीं रखना, पुस्तकें लिखना, पारिवारिक सदस्यों से मिलना, ये भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। सुनील बत्रा केस, प्रेम शंकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुग्गी झोंपड़ियों को हटाना उनके जीवन और आजीविका के अधिकार का हनन है। मुंबई जो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी का जो मामला था उसमें इन्होंने ये इस चीज़ को बताया। वेश्याओं के संबंध में यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें प्राइवेसी का अधिकार नहीं होता है, वो भी प्राइवेसी का जीवन के अधिकार में आता है वेश्याओं के। यानी बिना विधि के किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य गरिमामय जीवन बताया और कहा कि देश के अंदर आलोचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में है तथा देश के बाहर आलोचना का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। इसके बाद न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में जो अधिकारों को सम्मिलित किया हुआ है जीविका का, पहले चिकित्सा, निःशुल्क विधिक सहायता, प्राथमिक शिक्षा, सूचना का अधिकार, हथकड़ी न लगाने का, प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार, शुद्ध जल और वायु की उपलब्धता, सौंदर्य प्रतियोगिता, नींद का अधिकार, तो ये इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। 1986 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, जिसमें 7 भाग हैं। अनुच्छेद 21A राज्य ये कहता है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने को बाध्य होगा तथा इसके कार्य रूप में परिणित करने के लिए राज्य के द्वारा कानून व्यवस्था बनाई जाएगी। तो ये तो हमने आर्टिकल 19 की बात की, 19 और 20 की, और अब है अनुच्छेद 22 जो बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण की बात करता है कि अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक ले जाने का समय शामिल नहीं है। उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा कि 24 घंटे का समय उसे सक्षम न्यायालय के पास ले जाया जाए, लेकिन उसमें बंदी गृह से लेकर न्यायालय का जो समय लगेगा वो सम्मिलित नहीं होगा। डीके बसु के केस में गिरफ्तारी के संरक्षण का विस्तार किया गया। इसमें कहा गया कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को वर्दी पहनी होनी चाहिए और उसके पास गिरफ्तारी वारंट भी होना चाहिए कि सादा वर्दी में नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, उसे पूरी वर्दी यूनिफॉर्म में ही गिरफ्तार किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के खंड 3 में ये कहा गया है कि बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वह 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे, एक शत्रु देश के निवासियों पर, एक जो दूसरा है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर।
अब निवारक निरोध अधिनियम की बात आ गई। अनुच्छेद 22 के खंड 3 में ये इस निवारक निरोध की चर्चा की गई है और यह भारतीय संविधान के सबसे अधिक विवादास्पद धारा रही है। निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। इसे रोलक एक्ट की पुनरावृत्ति माना जाता है। इसमें वकील, दलील, अपील की जरूरत नहीं होती है। ये सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू होता है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि लोकतांत्रिक राज्यों में केवल युद्ध काल में ही इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान युद्ध एवं शांति दोनों समय के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था करता है। निवारक निरोध के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ अधिनियम पारित किए गए, जिनमें पहला है निवारक नज़रबंदी अधिनियम 1950, ये 1959 तक रहा। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा, ये 1971 में आया और 1979 तक रहा। मादक पदार्थ तस्करी नियंत्रण 1974 में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1985 से 95 तक रहा, टाडा के नाम से जानते हैं। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून टाडा, ये 85 में आया और 95 तक रहा। और आतंकवाद निरोधक कानून 2002, जिसे कोटा के नाम से जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इस कानून में व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य हो, आतंकवादी संगठन से मदद लेता हो या आतंकवादी संगठन के उपयोग के लिए किसी को धन देता हो, तो उसे कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। अपराध सिद्ध होने पर उसे अधिकतम 14 वर्ष की जेल या जुर्माने की सज़ा होगी। इसके तहत अपराधियों की जांच पुलिस उप अधीक्षक स्तर का अधिकारी ही करेगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद में ये कार्य एसीपी यानी सहायक पुलिस आयुक्त के नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। 2001 में इस कानून के अंतर्गत 25 संगठनों सिम्मी, लिट्टे, दीनदार, अंजुमन, उल्फा आदि को तथा 2002 में कुछ और संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। लेकिन वर्तमान में ये सारे कानून समाप्त हो गए। सिर्फ मादक पदार्थ तस्करी नियंत्रण को छोड़कर कोई भी वर्तमान में लागू नहीं है। ये तो आर्टिकल 22 के खंड 3 की बात की अपन ने। अब आर्टिकल 22 के खंड 4 से 7 में, इसमें निवारक निरोध में सुरक्षा संबंधी प्रावधान है। इनमें एक न्यायिक बोर्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष योग्य व्यक्ति होंगे। पुलिस को किसी व्यक्ति को 90 दिन से अधिक समय तक गिरफ्तार करने के लिए इस बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में निवारक निरोध की अवधि 90 दिन से घटाकर 7 दिन करने की व्यवस्था की गई, परंतु अभी तक लागू नहीं किया गया। तो ये हमने आर्टिकल 22 की चर्चा की। अब हम आर्टिकल 23 से 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, अनुच्छेद 23 के खंड 1 में ये प्रावधान है कि जबरदस्ती यानी कि बलात् श्रम, मानव व्यापार व बेगार यानी सागड़ी प्रथा का निषेध किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एशियाई खेल मामला 1982 और संजीत राय बनाम राजस्थान केस 1995 के केस में कहा कि किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना भी बलात् श्रम के समान ही है। अनुच्छेद के 23 के खंड 2 में ये प्रावधान है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यक्ति को सेना में भर्ती किया जा सकता है। इसे बलात् श्रम नहीं माना जाएगा, लेकिन ऐसा करते समय उस राज्य के नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। इसमें प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर नहीं लगाया जाएगा, परंतु बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में लगाना बाल श्रम है, परंतु फिल्म, कला आदि के क्षेत्र में छूट दी गई है। यानी कि अगर कोई बाल कलाकार कार्य करता है, कोई सांस्कृतिक कार्य करता है, तो उसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा। भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया।
तो ये आर्टिकल 23 और 24 की बात है। अब अपन बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। इसमें पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 25 में है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने का, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का ही अंग माना जाएगा। अनुच्छेद 25 में ही ये व्यवस्था है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों या अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा। अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे प्रदीप कुमार वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भौतिक लाभ के लिए धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, तो आनंद मार्ग के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता स्वास्थ्य कानून व्यवस्था के अधीन है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अगर लिखित अधिकार प्रदान करता है कि धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उसके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार, तो ये आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट, कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है, अनुच्छेद 28। राज्य के निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके में कुछ प्रतिबंध हैं, वो यह है कि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबंधों के साथ सार्वजनिक जो हित होते हैं उसमें संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है। आर्थिक, राजनीति या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है। NSS किड्स स्कूल वाला या राष्ट्रगान वाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सूर्य नमस्कार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक शारीरिक क्रिया है, यह धार्मिक क्रिया नहीं है, इसलिए इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है। तो अभी हमने आर्टिकल 28 तक चर्चा की। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। किसी राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इसमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 30 ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उसके
प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। केरल शिक्षा विधेयक 1967 में सेंट स्टीफन कॉलेज केस 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने पाई फाउंडेशन केस 2000 में कुछ निर्णय दिया। उसमें पहला ये है कि भारत में दो प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, एक धार्मिक व दूसरे इन दोनों को सहायता मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यक का दर्जे का आधार राज्य की जनसंख्या होगी, यानी कि जिस राज्य में जिस वर्ग की जनसंख्या है और जिस वर्ग की कम जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक होंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू कम है, तो हिंदू अल्पसंख्यक माने जाएंगे। सरकार उन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में हस्तक्षेप कर सकती है जहां वह आर्थिक सहायता देती है, परंतु उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती जहां आर्थिक सहायता नहीं देती। तो ये हमने आर्टिकल 30 तक की बात की। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार की बात करता है। जो 44वें संविधान संशोधन 30 अप्रैल 1979 में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। अनुच्छेद 31 किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए विधि का जो प्राधिकार प्राप्त न कर लिया जाए और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था न कर दी जाए। 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि केवल एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार के मूल रूप में न रहने पर भी कानूनी प्रक्रिया के बिना शासन द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। जिन व्यक्तियों के पास भूमि समीकरण कानून की सीमा के अंतर्गत भूमि है और उस भूमि पर वे स्वयं कृषि कार्य करते हैं, तो उसको अब बाजार मूल्य, अगर राज्य को लेना पड़े उसे, तो बाजार मूल्य पर मुआवजे दिए बिना उस व्यक्ति की भूमि राज्य द्वारा नहीं ली जाएगी। जैसे हाईवे बनाए जाते हैं उस समय ली जाती है तो उनको, या डैम बनाए जाते हैं तो उनको उनका मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनका मूल्य दिया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों को, कार्यपालिका के कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझे ये पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो हम अनुच्छेद 32 को छोड़कर और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं करूंगा। यह तो संविधान का हृदय और आत्मा, यानी कि आर्टिकल 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा। पूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने अनुच्छेद 32 के बारे में कहा कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है, ये आर्टिकल 32। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय, यानी कि 24 घंटे और स्थान पर उपस्थित करे जिसमें न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध थी या अवैध थी। अगर अवैध थी तो न्यायालय बंदी को तुरंत मुक्त करने की आज्ञा देता है। इसमें अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दूसरा है प्रमादेश। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार की आज्ञा पत्र के आदेश पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक तथा उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधीशों को जारी करने
हुए आदेश देता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उत्प्रेषण या आज्ञापत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिसमें वह अपने शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करें या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय की प्राकृतिक सिद्धांत को भंग न करें। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकता है। 5वां लेख है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों को मौलिक अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर स्थगित करने की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की, क्योंकि मैंने बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है भाग 3 में। तो हमने सब 12 से लेकर 32 तक चर्चा की। अब ये 3 अधिकार और बचे 33, 34 और 35, उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 33 में प्रावधान है कि सैनिक व अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ या सैनिक शासन, इसके अंतर्गत सारी शक्तियां सेना के पास उसके हाथ में आ जाती हैं। अनुच्छेद 19 में दिए गए अनुच्छेद निलंबन हो सकते हैं। मार्शल लॉ राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय आपात की भांति संसद की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत में आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 35 में ये प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन की शक्ति संसद को दी गई है, कि मौलिक अधिकारों को कौन क्रियान्वित करेगा, संसद। ये आर्टिकल 35 में दिया गया है। तो ये हमने 35 तक आपसे बात की। अब बात करते हैं मूल अधिकारों का मूल्यांकन, जो अभी अपन ने चर्चा किया। तो कुछ ऐसे अधिकार जोड़ दिए गए, इसमें छोड़ दिए गए हैं जिन्हें मूल अधिकार घोषित किया जाना चाहिए था, जैसे काम करने का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये जो अब आर्टिकल 21 के में जोड़ दिया गया। आवास का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये भी अब हमारा मूल अधिकार हो गया है। राज्य की मर्यादा होती है और उसके साधन सीमित होते हैं, इसलिए सभी अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए ये आवास की, क्या कहें, इसके रोजगार की, ये अधिकार राज्य नहीं दे सकता। हर राज्य की अपनी सीमाएं होती हैं, उसके संसाधन होते हैं। एक मूल अधिकारों के साथ प्रतिबंध ज़्यादा लगा दिए गए हैं। भूतपूर्व न्यायाधीश छावला ने भी अपनी पुस्तक लॉ, लिबर्टी एंड लाइफ में लिखा है कि यह कहा जाता है कि हमारा संविधान एक हाथ से अधिकार प्रदान करता है, एक हाथ से अधिकार प्रदान करता है तो दूसरे हाथ से ये उन्हें प्रतिबंधित भी कर देता है, यानी उन्हें सीमित कर देता है, उन्हें वापस ले लेता है। मेरे विचार में ये आलोचना ठीक नहीं है। भारतीय संविधान के द्वारा असंख्य प्रतिबंधों के माध्यम से मूल अधिकारों को सीमित कर दिया गया है, परंतु संविधान के द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंधों का पूर्ण व्यवस्था कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और को नहीं बल्कि न्यायपालिका को दी गई है, और न्यायपालिका स्वतंत्र होने के कारण नागरिकों अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका पर भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ये भी इसके बारे में कहा जाता है मूल अधिकारों में, संकट काल में मूल अधिकार स्थगित का अधिकार एवं शांति काल में निवारक निरोध की व्यवस्था, ये भी एक इसका एक आलोचक कहते हैं। अब बात आती है मानवाधिकार की संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था है, लेकिन पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना, जल सेना आदि के द्वारा मूल अधिकारों का हनन किया जाता है। इसलिए नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गई। इसलिए सितंबर 1993 में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया। बाद में दिसंबर 1993 में मानवाधिकार आयोग में न्यायालय का एक गठन करने के लिए विधेयक पास किया गया। इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। इसमें 8 सदस्य हैं।
एक इसका अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, और उसके बाकी सदस्य हैं सर्वोच्च न्यायालय का एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दूसरा उच्च न्यायालय का एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें मानवाधिकारों के संबंध में जानकारी हो, एक अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, एक अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष, एक महिला आयोग का अध्यक्ष। इस तरह से इसके ये 8 सदस्य होते हैं। आयोग को स्वशासी तथा वैधानिक स्थिति प्राप्त है, वित्तीय सहायता प्राप्त है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति से अन्य स्थानों पर आयोग के कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। आयोग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा और सरकार आयोग को सूचित करेगी कि उसकी सिफारिशों पर उसने क्या कार्यवाही की है। तो ये हमने आपको मूल अधिकार मानवाधिकारों की चर्चा की। आगे की क्लासों में हम नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे।